हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अंबर एक बहुत ही सुंदर और प्यारी लड़की थी। उसे हमेशा से ही सूट सलवार और उसके साथ सुंदर सुंदर दुपट्टे ओढ़ना बहुत ही पसंद था। वो जहाँ भी जाती सब उसकी ड्रेसिंग सेंस की खूब तारीफ करते। उसके परिवार में उसकी माँ जीतो और पिता गुरनाम सिंह थे। ऐसे ही एक दिन अंबर बाजार से घर आ रही होती है और उसके पास से ललित नाम का एक बहुत ही हैंडसम लड़का गुजर रहा होता है और दोनों की आपस में टक्कर हो जाती है। ओए होए, पता नहीं आंखें हैं या बटन। इतना बड़ा रोड है पर नहीं, मोटे नाल मोटा मार के तुरना जरूरी है। अरे सॉरी माफ करना, मैं थोड़ा जल्दी में था। दोनों वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन अंबर का ललित की घड़ी में दुपट्टा फंस जाता है और वो उसके दुपट्टे के साथ बढ़ने लगता है। आए आए आए, अरे रुको मेरा दुपट्टा। अरे ये क्या हो गया? ललित जैसे ही अंबर का दुपट्टा अपनी घड़ी से निकालने लगता है तो वो दुपट्टा फट जाता है, जिसे देखकर अंबर को बहुत तेज गुस्सा आता है। हाय, एक ही कर देता, मेरा शिफॉन दा इतना महंगा दुपट्टा फाड़ देता। सॉरी, मैं आपको नया ला दूंगा। लगता है आपका दुपट्टा काफी सस्ता था, तभी जरा सा दम लगते ही फट गया। हेलो, आपको पता भी है अमृतसर से लाती हूँ मैं अपने दुपट्टे, एक से बढ़कर एक क्वालिटी के। अंबर गुस्से में बड़बड़ाती हुई वहाँ से चली जाती है। कुछ वक्त यूं ही बीत जाता है। ऐसे ही एक दिन ललित अपने बचपन के दोस्त शेखर की शादी में जाता है, जहाँ उसे बहुत ही प्यारे से रेड सूट और फुलकारी लिए अंबर नजर आती है और वो भी वहाँ अपनी बचपन की दोस्त निम्मो की शादी में आई थी। ललित उसके पास जाता है और कहता है, हाय मिस दुपट्टा। तुसी ओही हो ना जिसने मेरा दुपट्टा फाड़िया सी? इत्थे की कर रहे हो? आपका पीछा कर रहा हूँ जी। बेशरम होंदे नाल नाल बदतमीज भी हो। ओ मैडम, आप जानती क्या है मेरे बारे में? मैं एक बहुत ही शरीफ इंसान हूँ और एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। यहाँ अपने दोस्त की शादी में आया हूँ, समझ गई? मुझे बस तुम यहाँ नजर आई तो इसलिए तुमसे अपने किए के लिए माफी मांगने आ गया, पर ये मेरी गलती थी। तुम जैसी लड़कियाँ पता नहीं अपने आप को समझती क्या हो। ललित वहाँ से गुस्से में चला जाता है। अंबर को उसकी कही बातों के लिए अपनी गलती का एहसास होता है और अंबर ललित से अपने ऐसे बर्ताव के लिए माफी मांगती है। आई एम सॉरी, मैनू माफ कर दो। मैं गुस्से विच पता नहीं तुहानू की कह दिता। इट्स ओके, कोई बात नहीं। मैं जानता हूँ कि एक लड़की के लिए उसका दुपट्टा कितना कीमती होता है और खास कर कि आपके जैसी खूबसूरत सोनी कुड़ी के लिए। दोनों एक दूसरे से पूरी शादी में खूब सारी बातें करते हैं और बातों ही बातों में दोनों नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। ऐसे ही समय बीतता जाता है। वो दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं और गुजरते वक्त के साथ वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और एक दिन अपने प्यार का इजहार कर शादी करने का फैसला लेते हैं। अंबर और ललित अपने इस फैसले के बारे में अपने अपने घर वालों को बताते हैं। दोनों के घर वाले आपस में बात करके उनका रिश्ता पक्का कर देते हैं और कुछ ही दिनों बाद बड़ी धूमधाम से उन दोनों की शादी हो जाती है। अंबर अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां बहुत ही अच्छे से संभाल लेती है। उसकी सास देवयानी आए दिन उसे उसके पहनावे को लेकर कुछ ना कुछ कहती ही रहती थी। ऐसे ही एक दिन, बहू, अरे बहू, कहाँ मर गई सुबह सुबह? हाँ जी मम्मी जी। अंबर वहाँ पर पंजाबी सूट सलवार और दुपट्टा पहनकर टिप टॉप रेडी होकर आ जाती है। अरे ओ महारानी, कहाँ जा रही है बंठन के? कितने भी नहीं जा रही, बस मेरा दिल कीता ता मैं रेडी हो गई। अरे खुद को तो चमका लिया, अब घर कौन चमकाएगा? ओहो मम्मी जी, ठंड रखो, हुने कर दिन्नी है सारा काम। शूश अटैक। पता नहीं ललित को भी क्या पसंद आ गया तुझ में। सारा दिन बस खुद को संवारने में लगी रहती है।
ਮੰਮੀ ਜੀ ਝੂਠ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਹੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ। ਉਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ सड़ ना रीस कर, और मैं तो ऐसे ही बंठन कर रहूंगी। अरे तुझे शर्म तो आती नहीं है अपनी सास के आगे जुबान चलाते हुए। ओहो सच गल बोलिया सी। दफा हो जा और जा जाके काम कर। और हाँ, ये सूट पहनना बंद कर दे और चुपचाप साड़ी पहन। हमारे घर की बहुएं सूट नहीं पहनती। जी कभी भी नहीं, मैं तो डेली सूट ही पाऊंगी। साड़ी दा थान कौन लपेटे। अरे तू मेरी बात को मानेगी या नहीं? कोई जायज गल होए तब मन भी लवा। इतना कहकर अंबर वहाँ से चली जाती है। वक्त बीतता जाता है। अंबर और उसकी सास का पहनावे को लेकर और घर के काम को लेकर झगड़ा बढ़ता ही रहता है। ऐसे ही एक दिन अंबर बाजार से नया सूट लाती है और उसकी सास उसे परेशान करने के लिए चुपके से वो दुपट्टा उसके कमरे से ले जाती है और छत पर जाकर उस दुपट्टे पर पापड़ सुखा देती है। शाम को जब अंबर छत पर जाती है तो वो अपने दुपट्टे पर पापड़ सूखते हुए देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो गुस्से में तिलमिलाती हुई अपनी सास के पास जाती है। मम्मी जी ए सब की है, तुसी मेरे नवे दुपट्टे ते पापड़ सुखा देते। अरे ये तेरा दुपट्टा था, मुझे लगा कोई बेकार कपड़ा है तो मैंने सुखा दिए पापड़ इस पे। मम्मी जी ज्यादा चालू ना बनो, मिन्नू ना सब पता है तुसी जानबूझ के कीता है सब। अरे मुझे क्या पता कि तेरे सारे दुपट्टे तेरी तरह ही बेकार हैं एकदम। बेकार मेरा दुपट्टा नहीं तुहाडियां नजरां ने। मिन्नू लगदा तुहानू ना मोतियाबिंद हो गया है। मम्मी जी जाओ जाके जल्दी इलाज करवा लो, इस तो पहला तुसी अंधे हो जाओ। वक्त बीतता जाता है पर दोनों सास बहू के बीच की लड़ाई रुकती ही नहीं। ऐसे ही एक दिन देवयानी और अंबर घर का सामान लेने बाजार जाते हैं। वहाँ दो बाइक सवार गुंडे देवयानी का पर्स छीन कर भागते हैं। अंबर उनके पीछे भागती है और जल्दी से अपने दुपट्टे से पीछे बैठे लड़के के गले में फंदा बनाकर डाल देती है। दोनों गुंडे डिसबैलेंस होकर गिर जाते हैं और फिर अंबर और बाजार में मौजूद भीड़ जमकर उन गुंडों की पिटाई करती है। ये सब होता देख देवयानी को अपनी गलती का एहसास होता है। दोनों सास बहू बाजार से घर आ जाती हैं। तभी देवयानी अंबर से कहती है, बहू मुझे माफ कर दे। बेटा मैंने हमेशा से तुझे तेरे पहनावों को लेकर रोका टोका, पर आज अगर तू और तेरा ये दुपट्टा ना होता तो पता नहीं क्या होता। बेटा मुझे माफ कर दे। ओए होए मम्मी जी कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया, और तुहाडी ता डांट भी मेनू बड़ी प्यारी लगती है। दोनों सास बहू एक दूसरे को गले लगा लेती है। साथ ही देवयानी को समझ आ जाता है कि पहनावा चाहे कोई भी हो, इंसान के गुण और संस्कार उसकी असली पूंजी होते हैं। जिसके बाद सभी लोग मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। कोमल एक बहुत ही सुंदर और संस्कारी लड़की थी। उसके परिवार में उसके पिता कृपाल, माता कौशल्या और छोटी बहन दिव्या रहती थी। कोमल की शादी देव नाम के लड़के से हो जाती है जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता था। देव के परिवार में उसकी माँ रेखा, पिता किशोर और छोटा भाई दीपक था। दीपक एक नंबर का बिगड़ेल, बदतमीज और अय्याश किस्म का लड़का था। ऐसे ही एक सुबह, बहू अरे कहाँ रह गई? जरा देख कब चाय मिलेगी या नहीं? जी माँ जी अभी आई, ये लीजिए माँ जी चाय पी लीजिए। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और एक दिन देव घर आकर सबको बताता है कि उसका ट्रांसफर दूसरे शहर में हो गया है और अब वो वहीं जाकर काम करेगा। देव के जाने के बाद उसकी माँ रेखा अपनी बहू कोमल के ऊपर अत्याचार करना शुरू कर देती है। बेचारी कोमल अपनी शराफत के चलते कुछ नहीं कहती और ऐसे ही एक दिन उसकी छोटी बहन दिव्या उससे मिलने आती है। दीदी कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ, तू बता। वो दोनों एक दूसरे को गले लगा लेती हैं, लेकिन जैसे ही दिव्या अपनी बहन की पीठ पर हाथ रखती है तब कोमल की दर्द से आह निकल जाती है।
दिव्या उसकी पीठ देखने लगती है तो उसे पता चलता है कि कोमल की पीठ पर काफी सारे चोट के निशान हैं। तो वो गुस्से से आग बबूला हो जाती है। दीदी दीदी ये सब कैसे, किसने किया आपके साथ ये सब, बताओ मुझे, मैं नहीं छोड़ूंगी। कहीं आपकी उस सास ने तो नहीं किया ये सब? तुझे मेरी कसम है दिव्या, अगर तूने किसी से कुछ भी कहा। दिव्या अपनी बहन की कसम देने के कारण ऐसा कुछ नहीं करती। शाम को कोमल का देवर दीपक शराब के नशे में घर आता है तो वहीं दिव्या किचन में पानी पी रही होती है। दीपक वहां पानी लेने के बहाने उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। वो उसी वक्त उसे जोरदार थप्पड़ लगा देती है, जिसकी आवाज सुनकर घर के सभी लोग वहां आकर उनसे पूछते हैं, अरे बेटा दीपक, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं माँ, मैं तो बस पानी पीने आया था, गलती से इसके ऊपर हाथ लग गया तो इसने मुझे चांटा ही मार दिया। झूठ बोल रहा है ये, इसने जानबूझकर मेरे साथ बदतमीजी की है। कोमल अपनी बहन को लेकर वहां से चली जाती है और उससे बात करती है। दीदी दीदी कम से कम तुम तो मेरा भरोसा करो, उस दीपक ने मुझे गलत तरीके से छुआ। दीदी मैं जानती हूँ दिव्या कि तू झूठ नहीं बोलती, लेकिन यहाँ हमारी बात मानने वाला कोई नहीं है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन दीपक अपनी बेइज्जती को भूल नहीं पाता और वो हर पल दिव्या से बदला लेने के बारे में सोचता रहता है। इसीलिए एक रात वो अपने एक दोस्त अमर के साथ मिलकर दिव्या के कमरे में घुस जाता है और उसके मुंह हाथ बांधकर उसका रेप कर देता है। वो दोनों दिव्या को उसी हालत में छोड़कर वहां से चले जाते हैं। सुबह कोमल उठकर उसके कमरे में जाती है और जब वो अपनी बहन को इस पीड़ित हालत में देखती है तो एकदम से शॉक हो जाती है और जोरों से चीखती है, हे भगवान, दिव्या दिव्या ये क्या हो गया तुम्हें? उठो दिव्या उठो। दीदी दीदी दीपक और उसके दोस्तों ने मेरे साथ मिलकर ये सब। वो तुरंत दिव्या को हॉस्पिटल लेकर जाती है, जहां डॉक्टर उसका इलाज करते हैं और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करके वो घर आ जाती है और जाते ही दीपक को जोर से चांटे मारना शुरू कर देती है। उसके सास ससुर वहां आ जाते हैं और कोमल को रोककर उससे पूछते हैं, ये तू क्या किए जा रही है? पूछिए इससे कि इसने अपने दोस्त के साथ मिलकर मेरी बहन के साथ क्या किया। अरे हमें इस बारे में सब पता है, बस अब घर की बात को घर में दबा दो, वही बढ़िया है। ये कैसे बात कर रहे हैं आप पापा जी? मेरी बहन दिव्या के साथ इतना कुछ हो गया, वो बेचारी हॉस्पिटल में पड़ी जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है और आप कहते हैं कि मैं इस बात को यही दबा दूं? हाँ दबा दो। अरे ये जवान लड़का है और जवानी में तो कभी कभी खून खौल ही जाता है। उनकी ऐसी बातें सुनकर कोमल को बहुत गुस्सा आता है और वो उनसे कहती है, मेरे घर वाले पैसे नहीं, अपना मान सम्मान और अपनी बेटी को सही सलामत चाहते हैं और मैं अपनी बहन को इंसाफ दिला कर रहूंगी। मैं चीख चीख के अदालत में सबको बता दूंगी कि आपके बेटे ने मेरी बहन के साथ क्या किया। कोमल वहाँ से जाने लगती है, लेकिन रेखा और दीपक उसका रास्ता रोक लेते हैं। दीपक उसे पकड़ता है। उसकी सास रसोई से चाकू लेकर आती है और दोनों मिलकर उसकी जीभ काट देते हैं। वो बेचारी दर्द में रोती और बिलखती रहती है, लेकिन उनमें से कोई भी उस पर रहम नहीं करता और वो वहीं पर ही बेहोश होकर गिर जाती है। दीपक और उसका दोस्त अमर हॉस्पिटल में डॉक्टर को पैसे देकर दिव्या को भी मौत की नींद सुला देते हैं। कोमल बेचारी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाती और सदमे में चली जाती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और कोमल का पति देव दूसरे शहर से वापस अपने घर लौट आता है। कोमल जैसे ही उसे देखती है वो जाकर उसके गले लग जाती है और जोर जोर से रोने लगती है।
वो इशारों में उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन देव उसका एक भी इशारा नहीं समझ पाता और उससे कहता है, अरे कोमल, ये इशारों में क्या बात कर रही हो? साफ साफ बोलो, बात क्या है? तब कोमल उसे अपनी कटी हुई जीभ दिखाती है, जिसे देखकर देव को एकदम से बहुत बड़ा झटका लगता है और वो कहता है, कोमल, ये सब कैसे किसने किया ये सब? कोमल पास ही रखा पेन और पेपर उठाती है और लिखकर अपने पति को सब बताती है, जिसे पढ़ने के बाद देव को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत उठकर अपने घर वालों के पास जाता है। माँ! अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहा है? माँ, आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई कोमल को हाथ भी लगाने की? अरे तुझे पता भी है हमने ऐसा किया क्यों? हाँ, मुझे सब पता है। आप लोगों ने अपने मुजरिम बेटे को छुपाने के लिए एक मासूम को जान से मार दिया और एक की तो जुबान ही काट दी। तो तू क्या चाहता है? हम तेरे भाई और अपने बेटे को जेल भेज देते, उसे फांसी पर चढ़ा देते? मत कहिए मुझे अपना बेटा और इस मुजरिम का भाई। आज से मेरा आपके साथ कोई लेना देना नहीं। मैं जा रहा हूँ ये घर छोड़कर। और हाँ, अब अपने इस बेटे को जिंदगी भर जेल के पीछे या फांसी पर टंगते हुए देखने के लिए तैयार हो जाइए। उसके बाद देव अपनी बीवी कोमल के साथ घर छोड़कर चला जाता है। वो सीधा पुलिस स्टेशन जाकर दीपक और उसके दोस्त की कंप्लेंट लिखवाकर अदालत में केस दर्ज कर देता है, जहां वकीलों की कड़ी बहस होती है और सबूतों के बाद दीपक और उसके दोस्त को फांसी की सजा सुनाई जाती है। साथ ही दीपक के माता पिता को भी 10 साल की सजा हो जाती है और इस तरह देव अपनी साली दिव्या को इंसाफ दिलाता है और जिंदगी भर अपनी पत्नी का साथ देता है। खुशबू एक बहुत ही सुंदर लड़की थी, लेकिन उसे बचपन से ही एक बुरी आदत थी। वो खाने में कुछ भी खाती तो उसके पेट में एसिडिटी बन जाती, जिसकी वजह से वो बदबूदार पाद मार देती थी। वो अक्सर ही लोगों के बीच में ऐसा किया करती, साथ ही इसका इल्जाम किसी और के सर पर डाल दिया करती। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। वो अजय नाम के एक लड़के के साथ डेट पर जाती है। वो लोग रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाते हुए एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं कि तभी खुशबू एक बदबूदार पाद मारती है। हाय हाय, कौन है ये? क्या हुआ अजय? अरे यार, किसी ने इतनी गंदी बास मार दी, सारा मूड खराब कर दिया। छी, तुम्हें नहीं आ रही क्या बदबू? नहीं तो, मुझे तो नहीं आ रही। वो लोग दोबारा बात करने लगते हैं कि तभी अचानक खुशबू जोरदार आवाज के साथ एक और पाद छोड़ देती है। आसपास के सभी लोग और अजय उसे देखने लगते हैं। खुशबू शर्मिंदा हो जाती है और अजय उससे कहता है, अच्छा तो ये सब तुम कर रही थी? अभी थोड़ी देर पहले भी तुमने ही पाद मारा था ना? सच सच बताओ, कसम खा के बताओ। वो अजय मेरी बात तो सुन लो। क्या है? क्या सुनूं? इतना जो सुंघा दिया है मुझे, बेहोश हो गया हूँ मैं। अजय उठकर वहाँ से जाने लगता है। खुशबू उसे रोकते हुए पूछती है, अरे अजय क्या हुआ? रुको तो सही, मेरी बात तो सुन लो, कहाँ जा रहे हो? मरने जा रहा हूँ मैं, और वैसे भी कुछ देर यहाँ रुका ना मैं तो वैसे ही मर जाऊंगा। अजय वहाँ से चला जाता है। खुशबू को उसकी बात का बहुत बुरा लगता है और वो रोती हुई अपने घर आ जाती है। कुछ महीने ऐसे ही बीत जाते हैं। खुशबू के कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो जाती है। उसके माता पिता उसकी शादी कराने का फैसला करते हैं और उसके लिए कमल नाम के एक लड़के का रिश्ता आता है। और कुछ ही दिनों बाद कमल अपनी माँ सुजाता के साथ उसे देखने उसके घर आता है। खुशबू की माँ कविता पूरे घर में रूम फ्रेशनर छिड़क देती है, ताकि अगर खुशबू गलती से भी पाद मारे तो किसी को भी बदबू न आए। उसके पिता संजीव लड़के वालों का स्वागत करते हैं। नमस्कार बहन जी, आइए आइए बैठिए। अरे बहन जी, आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? नहीं बहन जी, वैसे आपका घर बहुत महक रहा है, क्या बात है?
जी हाँ, वो दरअसल हमारी बेटी खुशबू का कमाल है। तो बुला भी लीजिए अपनी बेटी को, जरा हम भी तो देखें। जी जी जरूर। अरे बेटी खुशबू, अरे जरा चाय तो पिलाओ। खुशबू ट्रे में चाय लिए आती है और उसे देखकर कमल के दिल में तितलियां उड़ने लगती है। सुजाता उसकी तारीफ करते हुए कहती है, वाह वाह बहन जी, जैसा कहा था बिल्कुल वैसा पाया। और मुझे तो ये रिश्ता मंजूर है, आप बस शादी करवा दीजिए। तभी खुशबू को एक तेज आवाज के साथ बदबूदार पाद आता है, पर किसी को भी रूम फ्रेशनर होने के कारण बदबू नहीं आती। लेकिन उसकी आवाज के कारण सुजाता कहती है, अरे अरे बहन जी, ये आवाज कैसी थी? वो क्या है कि हमारी ये जो कुर्सियाँ है ना, ये थोड़ी पुरानी हो गई हैं, इसीलिए इनमें से आवाज आती है। मुझे लगा शायद किसी ने पाद मार दिया। अरे नहीं नहीं, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? हमारे घर में और कोई पाद मारे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सुजाता उनसे कुछ नहीं कहती और रिश्ते की बात पक्की कर देती है। कुछ ही दिनों में उन दोनों की शादी धूमधाम से हो जाती है। शादी के बाद खुशबू अपने ससुराल चली जाती है और उसके पादने की दिक्कत के कारण पूरे घर में बदबू हो जाती है, जिसके चलते उसकी सास काफी ज्यादा परेशान होती है। और ऐसे ही एक दिन उसकी सास पूछती है, बेटा मुझे ना समझ नहीं आ रही, ये सारे घर में बदबू से क्यों फैल रही है इतनी? वो माँ जी, बात ये है ना कि जब मैं शादी करके आई थी ना, तो मैंने देखा कि घर में बहुत सारे चूहे हो गए हैं। तो मैंने जल्दी से ना चूहे मारने की दवाई रख दी जगह जगह। अब वो चूहे दवाई खाकर मर रहे हैं, तो इसीलिए बस बदबू सी फैल रही है सारे घर में गंदी। आए हाय, नास पीटे चूहे, इनकी वजह से मेरा पूरा घर कचरा बन गया है। माँ जी, आप एक काम कीजिए ना, मार्केट से जाकर एयर फ्रेशनर ले आइए और उसे पूरे घर में लगा दीजिए, ताकि ये गंदी सी बदबू है ना बंद हो जाए। हाँ हाँ बहू, तो सही कह रही है। मैं आज ही बाजार से जाकर ना एयर फ्रेशनर लाती हूँ, नहीं तो मैं तो मर ही जाऊंगी इस बदबू में। सुजाता उसी वक्त बाजार से एयर फ्रेशनर लाकर उसे पूरे घर में स्प्रे कर देती है, जिससे काफी हद तक घर के अंदर बदबू खत्म हो जाती है। पर खुशबू की पाद मारने की दिक्कत खत्म ही नहीं होती, जिसके चलते उसकी सास पूरा दिन अपने घर में एयर फ्रेशनर रखा करती, ताकि अगर कहीं से भी बदबू आए तो वो तुरंत उसे खत्म कर सके। ऐसे ही एक दिन खुशबू किचन में खाना बना रही होती है, तभी वहाँ सुजाता कुछ सामान लेने आ जाती है। अरे बहू, तूने वो नमकीन का पैकेट देखा क्या? हाँ माँ जी, वो नीचे रखा है। हाय हाय मेरी कमर, बेटा जरा तू ही निकाल दे। जी माँ जी। खुशबू जैसे ही नमकीन उठाने के लिए नीचे झुकती है, तभी उसका तेज आवाज के साथ बदबूदार पाद निकल जाता है। उसकी सास को पता चल जाता है कि इतने दिनों से जिस बदबू को वो चूहे मरने के कारण झेल रही थी, वो असल में कोई और नहीं बल्कि उसकी बहू ही फैला रही थी। वो गुस्से से आग बबूला होकर अपनी बहू से कहती है, जी जी जी, तू है वो जो पूरा घर में खा रही है और नाम चूहों का लगा रही है। हाय जी, वो माँ जी, मैं वो चिच्ची, क्या ये वो लगा रखा है तूने? मैं सब समझ गई। अरे तेरा नाम खुशबू है और घातक बदबू फैला रही है मेरे घर में। हे भगवान, मेरी तो किस्मत ही फूट गई थी जो तुझ जैसे पद्दू पहलवान को अपनी बहू बना लिया। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं सच कह रही हूँ। मेरी इस बीमारी के चलते मेरी कहीं शादी नहीं हो रही थी, इसीलिए मेरे घर वालों ने ये बात छुपाई ताकि मेरी शादी हो सके। अरे चिच्ची, तेरे माँ बाप ने तो शादी करवा दी, लेकिन भुगतना तो हमें पड़ रहा है ना। जहाँ जाती है खुशबू फैला देती है अपनी। शर्म मरम है कोई? पब्लिक प्लेस में ऐसा करेगी तो कोई क्या कहेगा? मेरे खानदान को ना तू मुंह दिखाने लायक न छोड़ेगी। खुशबू रोती हुई
वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। शाम को जब कमल घर आता है तब उसकी माँ उसे सारी बात बताती है, जिसे सुनकर वो चकित रह जाता है और कमरे में खुशबू से बात करने के लिए जाता है, जहाँ वो पहले से ही रो रही होती है। क्या ये मैं क्या सुन रहा हूँ खुशबू? तुमने अपनी पाद मारने की दिक्कत को हमसे छुपा कर रखा। अरे भाई आखिर क्यों? मुझे माफ कर दीजिए कमल जी, मैंने आपसे भी ये बात छुपाई क्योंकि मुझे डर था कि अगर आप सबको इस बारे में पता चल गया तो आप क्या सोचेंगे मेरे बारे में। अरे कोई बात नहीं खुशबू, जो हो गया सो हो गया। तुम मेरी जीवन साथी हो खुशबू, और मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। और जहाँ तक तुम्हारे बदबू फैलाने की बात, तो वो भी हम हल कर लेंगे। वो क्या है ना, हम पूरे घर में एयर फ्रेशनर लगवा लेंगे। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। कमल अपनी बीवी को डॉक्टर के पास इलाज के लिए ले जाता है, जहां डॉक्टर उसे कुछ दवाइयां देते हैं और साथ ही साथ बाहर का खाना, मिर्च मसाले, सोडा आदि चीजों का सेवन करने के लिए सख्त मना कर देते हैं। थोड़े ही दिनों में उसकी ये पाद मारने की दिक्कत हमेशा के लिए खत्म हो जाती है, जिसके बाद वो अपने पति कमल और सास सुजाता के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। किसी गांव में जीविका नाम की लड़की अपनी माता प्रेरणा और पिता अनुराग के साथ रहती थी। वो हर काम में माहिर थी। साथ ही गर्मियों के मौसम में जीविका शिकंजी बनाती थी। उसके हाथों की बनी शिकंजी पूरे गांव में बहुत प्रसिद्ध थी। ऐसे ही एक दिन उसके लिए वीरेन नाम के एक बहुत ही अच्छे और बड़े बिजनेसमैन लड़के का रिश्ता आता है, जो उसे देखने आने ही वाला होता है। लेकिन जीविका पहले से ही विवान नाम के लड़के से प्यार करती थी और ये बात जानने के बाद वो अगले ही दिन विवान से मिलने जाती है। विवान, तुम कहाँ थे इतनी देर से? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अरे मेरी जाने मन, वो मैं किसी काम में उलझ गया था। अच्छा ठीक है, सुनो, मुझे ना तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो। विवान, मेरे घर वाले मेरी शादी करवाना चाहते हैं, लेकिन तुम्हें पता है ना कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्ही से शादी करना चाहती हूँ। हाँ, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो हम क्या करें, क्योंकि मेरे घर वाले मानेंगे नहीं। तो एक काम करते हैं ना, हम दोनों भाग जाते हैं और फिर सब ठीक हो जाएगा। क्या सच में? हाँ बेबी डॉल, तुम ना मुझे कल रात को 12 बजे स्टेशन की तरफ जाने वाले रास्ते पे मिल जाना। नहीं, कल नहीं, क्योंकि कल मुझे देखने एक लड़का आ रहा है। हाँ ठीक है, वैसे भी मैं कौन सा तेरे साथ सच में भागने वाला हूँ। हाँ ठीक है बेबी डॉल। इतना कहकर जीविका वहाँ से चली जाती है और विवान के साथ भागने की सारी तैयारी कर लेती है। तो वहीं दूसरी तरफ उसके माता पिता उसके रिश्ते को लेकर बहुत खुश होते हैं और अगले दिन वीरेन अपनी माँ स्वामिनी के साथ जीविका के घर आता है। नमस्ते बहन जी। राम राम बहन जी। आइए आइए, आप लोग बैठे तो आराम से। जी जी जरूर। कुछ देर बाद प्रेरणा अपनी बेटी जीविका को आवाज लगाकर बुला लेती है और जीविका एक खूबसूरत सा सूट पहनकर हाथ में चाय लेकर आती है। वीरेन को जीविका देखते ही पसंद आ जाती है और दोनों परिवार वाले आपस में बात करके रिश्ता पक्का कर देते हैं और दोबारा मिलने के लिए बात करके वहां से चले जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जीविका विवान के साथ भागने के लिए तैयार होती है और रात को अपने कमरे से निकलकर सीधे वहीं जाती है जहां उसे विवान से मिलना होता है। वो विवान का बहुत इंतजार करती है, लेकिन वो नहीं आता। पर इतना सब होने के बाद वो अब घर वापस नहीं जाना चाहती थी, इसीलिए वो अकेले ही शहर चली जाती है और अगले दिन सुबह शहर में। मैं यहाँ आ तो गई, लेकिन मैं कहाँ रहूंगी, कहाँ जाऊंगी, क्या काम करूंगी? जीविका ये सब सोच ही रही होती है कि तभी वहाँ उसे उसकी दोस्त मिशा मिलती है, जो उसे अपने साथ घर ले जाती है, जहाँ जीविका मिशा को अपनी सारी कहानी बताती है
साथ ही मिशा जीविका को अपने घर में रहने के लिए जगह दे देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जीविका मिशा से कहती है, मिशा, मैं क्या सोच रही थी कि सारा दिन घर में बोर होने से तो अच्छा है कि मैं कोई काम कर लूं। हाँ यार, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो बता फिर क्या काम करने की सोची है तूने? यार बस यही तो समझ नहीं आ रहा। मेरे पास ना एक आइडिया है। कैसा आइडिया? क्यों ना हम शिकंजी की दुकान खोल ले? हाँ यार, तूने बिल्कुल ठीक कहा। गाँव में भी मेरी शिकंजी कितनी फेमस थी। जीविका मिशा की बात मानकर शहर में अपना एक शिकंजी का शॉप खोलती है और पूरी मेहनत और लगन से शिकंजी बेचना शुरू करती है। और गर्मियों के मौसम में उसकी शिकंजी शहर में बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हो जाती है और धीरे धीरे जीविका शिकंजी को बोतलों में भरकर बेचना शुरू कर देती है। वक्त बीतता जाता है। उसकी एक छोटी सी शिकंजी की शॉप अब एक बड़े बिजनेस में तब्दील हो जाती है और इंडिया का एक बड़ा शिकंजी ब्रांड बन जाती है। ऐसे ही एक दिन जीविका बहुत ही ज्यादा उदास होकर अपने माता पिता को याद कर रही होती है कि तभी मिशा उससे कहती है, क्या बात है जीविका, आज तो इतना सैड क्यों लग रही है यार? कुछ नहीं यार, बस मम्मी पापा की याद आ रही थी। अरे इतना सोचने से कुछ नहीं होगा। हम दोनों गांव जाएंगे और तेरे मम्मी पापा को यहाँ शहर लेकर आएंगे, फिर वो तेरे साथ रहेंगे ना? हाँ यार, तू सही कह रही है। और उस विवान को भी दिखाएंगे कि उसने तुझे छोड़कर कितनी बड़ी गलती की है। ठीक है मिशा, हम दोनों ना कल ही गाँव चलते हैं। अगली सुबह वो दोनों गांव के लिए निकल जाते हैं और जब जीविका अपनी बड़ी गाड़ी से उतरती है तो पूरे गांव के लोग उसे देखते ही रह जाते हैं। साथ ही उसके माता पिता को उसे देखकर बहुत खुशी होती है और अपना सारा सामान लेकर वो उसके साथ जा ही रहे होते हैं कि तभी उससे मिलने विवान वहां आ जाता है और कहता है, मेरी बेबी डॉल, तुम आ गई। मुझे पता था कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो और एक दिन जरूर वापस आओगी। मैं और तुमसे प्यार? कभी नहीं। अरे अच्छा हुआ कि उस दिन तुम नहीं आए, क्योंकि अगर तुम आ जाते ना तो शायद आज मैं यहाँ न होती जहाँ पर हूँ। और अब तुम्हें मेरी जिंदगी में वापस आने की और मुझे परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। जीविका विवान की एक नहीं सुनती और अपने माता पिता के साथ वापस शहर लौट जाती है और कुछ ही दिनों बाद उसकी एक इंटरनेशनल कंपनी के साथ कोलैबोरेशन कॉन्फ्रेंस होती है। वो इस कॉन्फ्रेंस को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है और जैसे ही वो वहां जाती है तो सेंटर चेयर पर बैठे वीरेन पर उसकी नजर पड़ती है, जिसे देखकर उसके होश ही उड़ जाते हैं। लेकिन वो खुद को संभालती है और अपनी कंपनी की खातिर कॉन्फ्रेंस को अच्छे से अटेंड करती है। तो वहीं इस दौरान वीरेन का सारा ध्यान जीविका पर ही होता है। जैसे ही दोनों कंपनीज की डील फाइनल होती है तो वीरेन अपने स्टाफ से कहकर जीविका को अपने कैबिन में बुलाता है और जीविका जब कैबिन में जाती है तो वीरेन उससे कहता है, जीविका जी, कॉन्फ्रेंस के टाइम पर मैं देख रहा था कि आप थोड़ा नर्वस थी। जी कुछ नहीं, वो इतने टाइम बाद अचानक ऐसे आपको देखा बस। अच्छा, जब आपको सब कुछ याद है तो ये भी बता दीजिए, आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? जी क्या मतलब? यही कि आप जो घर से भाग गई थी ना, उसके पीछे की वजह मैं जानना चाहता हूँ। वीरेन की बातें सुनकर जीविका वीरेन को अपनी सारी कहानी बताती है और जीविका की बातें सुनकर वीरेन को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है और एक बार फिर से उसे जीविका से प्यार हो जाता है। तभी जीविका वहाँ से जाने से पहले वीरेन से कहती है, वीरेन जी, मुझे आपसे माफी मांगनी थी। जी वो क्यों? वो इसीलिए कि जो भी मैंने आपके साथ किया तो माफी तो मांगनी ही है ना। जी नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी अब तो हम बिजनेस पार्टनर्स भी बन गए हैं ना, तो अब पुरानी बातों को भूलकर नई शुरुआत करते हैं। वीरेन की बातें सुनकर जीविका बहुत खुश होती है
और वहाँ से चली जाती है। कुछ ही दिनों बाद दोनों एक दूसरे के साथ काम करते हैं और साथ ही साथ बहुत ही अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं और देखते ही देखते दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। ऐसे ही एक दिन वो दोनों एक दूसरे को अपने दिल की बात बताते हैं और उनके परिवार वालों के साथ मिलकर एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। फिर सब मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। नीति को बचपन से ही कार्टून और एनिमेटेड मोरल स्टोरीज देखने का बहुत शौक था। वो 23 साल की होने के बावजूद भी कार्टून और स्टोरीज देखा करती थी। उसकी माँ नीलम और पिता श्याम उसके लिए रिश्ता तलाश कर रहे थे और किस्मत से उन्हें विवेक नाम के एक बहुत ही हैंडसम लड़के का रिश्ता अपनी बेटी के लिए मिल जाता है, जो अपनी माँ शकुंतला के साथ नीति को देखने उनके घर आता है। नीति एक बहुत ही प्यारा सा सूट पहनकर उनके सामने आती है। अरे वाह, ये सूट तो बहुत ही प्यारा है। और बेटा तू भी बहुत संस्कारी है। ओह थैंक यू सो मच। आपको पता है ये मेरा फेवरेट सूट है। सभी घर वाले कमरे से बाहर चले जाते हैं और नीति और विवेक आपस में बैठकर बात करते हैं। जी आप YouTube चलाते हैं, स्टोरीज देखते हैं? क्या स्टोरी? कैसी स्टोरी? जी मोरल स्टोरी। आपको पता है मैं ना एक स्टोरी देख रही थी जिसमें लड़के का नाम ना विवेक था और बहुत हैंडसम भी था, बिल्कुल आप जैसा। अरे सच में? मुझे भी बताइए जरा, कौन सा मॉरल स्टोरी वाला चैनल है? मैं भी देखूंगा। जी YouTube पर मम्मा टीवी, कहानी घर घर की, डेली स्टोरी टीवी, अजब गजब कहानियाँ और ऐसे और भी बहुत सारे मोरल स्टोरीज के चैनल हैं। ओह वाओ, वेरी नाइस। तू बहुत ही बढ़िया है। अब तो मैं भी जरूर देखूंगा। वैसे एक बात कहूँ? जी हाँ जी कहिए ना। आप बहुत ज्यादा क्यूट हैं और मुझे तो बहुत पसंद हैं आप। इस तरह वो दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और घर वालों की रजामंदी से कुछ ही दिनों बाद विवेक और नीति की शादी हो जाती है। शादी के कुछ दिन तक तो सब कुछ बहुत ही अच्छा चलता है, पर नीति के कार्टून लव के चलते वो ससुराल में भी अपनी इस आदत को बरकरार रखती है। शादी के बाद नीति अपने ससुराल में भी दिन रात बस मोरल स्टोरीज ही देखा करती, तो वहीं उसके घर का सारा काम बेचारी उसकी सास शकुंतला देवी को करना पड़ता। वक्त बीतता जाता है। ऐसे ही एक दिन जब उसकी सास घर में पोछा लगा रही होती है, तब नीति बैठकर बेशरम बहू की स्टोरी देख रही होती है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा हंसती है। नीति की सास को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, अरे यो के खी करन लाग रही है, तने जरा भी शर्म को नहीं आती? तेरी सास काम करे है और तू महारानी की तरह बैठ के फोन चलावे है। अरे अरे माँ जी आइए ना, देखिए कितनी अच्छी स्टोरी है। अच्छा ईसा के है इस फोन में? नीति अपनी सास शकुंतला को डेली स्टोरी टीवी की बेशरम बहू की कहानी दिखाती है, जिसे देखकर दोनों सास बहू खूब हंसती हैं। साथ ही उसकी सास उसे समझाती भी है। ए बहू देख, कुछ सीख ले इससे। इतना सब होने के बाद भी ससुराल की सारी जिम्मेदारी संभाल ली इसने, और तू खुद न देख। हाँ क्या माँ जी, मैं क्या? तू सारा दिन ये स्टोरी देखे जा है और कुछ ना करती। कम से कम घर परिवार ने क्यों कर संभाले हैं ये तो पता चल जाएगा तने। हाँ माँ जी आप सही कह रही हैं। मोरल स्टोरी देखने का फायदा तभी तो होगा जब मैं उसे अपने जीवन में लागू भी करूँगी। हाँ बहू, कती सही बात। इस तरह दोनों सास बहू मोरल स्टोरीज देखना शुरू कर देती हैं। वक्त बीतता जाता है। शकुंतला और नीति आए दिन कोई ना कोई नई स्टोरी देखती ही रहती, पर उनकी ये लत इतनी ज्यादा बढ़ गई, यहाँ तक कि ना तो वो दिन देखती ना ही रात देखती तो सिर्फ और सिर्फ कहानियाँ। और उनकी इस लत के चलते वो घर का काम करना भी भूल जाती। समय बीतता जाता है और ये सब होता देख विवेक को
बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है। और ऐसे ही एक दिन विवेक तिलमिलाता हुआ अपनी बीवी और अपनी माँ से कहता है, माँ, नीति, ये सब क्या है? आप दोनों दिन रात बैठकर बस ये कार्टून देखते रहते हैं और मुझे खाना तक नहीं मिलता। आप लोगों को भूख नहीं लगती क्या? अरे यहाँ भूख के मारे चूहे कूद रहे हैं पेट में। नहीं, हम तो बस यही देखकर अपना पेट भर लेते हैं। अच्छा तो सही है, फिर कल से मैं भी कमाना छोड़ देता हूँ। सब कार्टून देखकर ही पेट भर लेंगे। बोलो ठीक है? हाँ बेटा, देख तो जरा कितना बढ़िया है, बहुत मजा आवेगा। ले तू भी देख। माँ, मैं बच्चा नहीं हूँ जो ये कार्टून देखूं। अरे बेटा गुस्सा मत करे, मैं इब्बे कुछ बना दूं तेरे खानता ही। अरे हाँ, और यह कहानी देख, माँ का दिल। देख, यो छोरा भी तेरी तरिया अपनी माँ तक गुस्से से बात करे है। फिर देख इसकी गेला के होया। अरे मुझे नहीं देखनी ये सब बकवास यार। आइए ना, देखिए, ये वही मम्मा टीवी की स्टोरी है, माँ का दिल, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। वो दोनों जबरदस्ती विवेक को माँ का दिल कहानी दिखाती है, जिसके बाद उसकी आंखों में पानी आ जाता है। माँ, मुझे माफ कर दो। मैंने गुस्से में आकर आप पर चिल्ला दिया, पर आप मुझे कभी छोड़कर मत जाना माँ। अरे मेरे लाल, रो मत, मैं कितने नहीं जाती तने छोड़ के। आड़े हूँ तेरे पास। और ये लीजिए आपका खाना, जल्दी से खा लीजिए। इस तरह उनका बेटा विवेक भी कहानियाँ देखना शुरू कर देता है। वक्त बीतता जाता है और पूरा परिवार एक साथ मिलकर मोरल स्टोरीज देखने लगता है। ऐसे ही एक दिन संडे को सभी बैठकर कहानी घर घर की चैनल पर गर्भवती बहू की कहानी देख रहे होते हैं कि तभी वहाँ पड़ोस की आंटी उनके घर आ जाती है और वो भी उनके साथ बैठकर पूरी कहानी देखती है। जिसके बाद शकुंतला कहती है, यो बढ़िया थी ना, यो देखा करे हम। और नई दुनिया में किसे किसे लोग रहा करे, यो भी इन वीडियो में देखा है मैंने। हाँ हाँ, चंगी तो है, पर इस चैनल दिया सब स्टोरियां चंगिया होन गया। भला इस गल दी की गारंटी है? एक अद्धी स्टोरी तो हर किसी दे चंगी हुंदी है। अरे आंटी जी, फिर तो आप बहुत बड़ी भूल कर रही हैं। ये देखिए, काली और गोरी बहू, ये भी अच्छा है, इसे देखिए। वो उन्हें अजब गजब कहानियाँ चैनल खोल कर दिखाती है और काली बहू गोरी बहू की कहानी दिखाती है। जिसके बाद उन पड़ोस वाली आंटी को यकीन हो जाता है कि ये सारे चैनल्स कितने ज्यादा अच्छे हैं और कितनी अच्छी स्टोरीज दिखाते हैं। हाँ जी आंटी जी, कैसी लगी फिर स्टोरी? हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। हुंता मैं डेली स्टोरी देखांगी। अरे स्टोरी दे चक्कर च मैं तो दसना ही भूल गई कि मैं इत्थे क्यों आई सी। और दरअसल गल ये है कि मेरी बहू प्रेग्नेंट है। अरे वाह, तने बहुत बधाई हो। अर्जा, इब अपनी बहू का ख्याल रख। हाँ हाँ, हुण मैं जानदी हां, ये कहानी देखन दे बाद ते मिन्नू मेरी नूह दा और ख्याल रखना चाहिदा है। चंगा, फिर मैं कल मिठाई लेके आऊंगी। बाय। इस तरह वो आंटी भी अपने घर जाकर कहानियाँ देखना शुरू करती है और पूरे मोहल्ले में ये बात फैला देती है। फिर क्या था, पूरा मोहल्ला इकट्ठा होकर मम्मा टीवी, कहानी घर घर की, अजब गजब कहानियाँ और डेली स्टोरीज के चैनल की सारी कहानियाँ देखना शुरू कर देता है। और नीति का ये कार्टून के प्रति क्रेज सभी को बहुत ज्यादा अच्छा लगने लगता है और उनका परिवार भी इस तरह रोजाना हर एक नई कहानी देखकर उससे कुछ सीखता और उसे अपनी जिंदगी में अच्छे ढंग से प्रयोग में लाता। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कार्टून वाली बहू? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जो इसी तरीके से कार्टून की शौकीन हो? अगर हाँ, तो हमें जल्दी से बताइए ना। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।